ये शोषण सहन नहीं करना है तो आपकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए और आपके दूध का व्यापार आप खुद बनाइए। और वहां एक पहली छोटी सी एक गांव की कोऑपरेटिव बनी जिसमें 250 लीटर दूध एकत्रित होता था। वहां से लेकर विश्व की सबसे मजबूत कोऑपरेटिव ब्रांड अमूल तक की ये यात्रा त्रिभुवनदास पटेल ने। त्रिभुवनदास सरदार पटेल जैसे महान नेता के सानिध्य में रहकर भारत के अंदर सहकारिता की नींव डालने वाले व्यक्तियों में से एक मान्यवर। और आज जो गुजरात राज्य सहकारी दूध विपणन संघ GCMMF जो बना है, जिसको अमूल के बहुत छोटे से नाम से हम जानते हैं, वो त्रिभुवनदास जी का विचार का देन है। और मान्यवर, एक 250 लीटर से शुरू की हुई अमूल की यात्रा जो 1946 के अंदर गुजरात के कस्बे के अंदर शुरू हुई, वो आज भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड बनकर विश्व के सामने उपस्थित है। और मान्यवर, अमूल का मॉडल जो है वो आज इतना विकसित हुआ कि मैं जब स्थापना हुई तब की तो बात नहीं करता, मगर 2003 में अमूल का टर्नओवर 2882 करोड़ था। आज अमूल की बिक्री 60,000 करोड़ को पार कर गई, जो कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान लीवर से 5 गुना बड़ा है, नेस्ले इंडिया से 8 गुना बड़ा है। और आज मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इतने बड़े आंदोलन में किसी की भी शेयर पूंजी हिस्सा 100 रुपये से बड़ा नहीं है। छोटी छोटी गरीब किसान महिलाओं ने 100 रुपया इकट्ठा कर इसको बनाया है। और आज जब हम सब चीज को आश्चर्यचकित होकर पूरी दुनिया देख रही है और अमूल का ग्रुप टर्नओवर दूध के अलावे कारोबार का मिलाकर 90,000 करोड़ तक पार कर गया है। गुजरात की 36 लाख महिलाओं को स्वरोजगारी देने का काम हुआ है। और ये मॉडल को आज प्रधानमंत्री जी ने इस विधेयक, इस यूनिवर्सिटी को त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी नाम देकर त्रिभुवनदास पटेल को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम मान्यवर करा है। मैं मान्यवर, मैं इस बिल की जरूरत क्या है उस पर आने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार 2004 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और ये 10 साल का कालखंड इस देश के गरीबों के लिए, जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। एक 10 साल के समय के अंदर ही इस देश के गरीब को घर देने का काम हुआ, शौचालय देने का काम हुआ, पीने के पानी देने का प्रयास हुआ, 5 किलो अनाज उसको मुफ्त में दिया गया। मान्यवर, इनको सुनना है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो दीजिए। मान्यवर, इनको घर में गैस देने का काम हुआ, 5 लाख तक का दवाइयों का पूरा खर्च माफ कर दिया गया और मान्यवर उनके घर में बिजली भी पहुंचाई। अब आप लोग कह रहे 10 ही साल में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं
नरेंद्र मोदी जी आने के पहले 75 साल में 12 करोड़ गैस के सिलेंडर गरीबों के नहीं, अर्बन एरिया के गरीबों के बहुत छोटी सी संख्या थी, और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 12 करोड़ बांटे। शौचालय की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। घर बनाने की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। और मान्यवर, उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को, दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर, मैं नहीं बोल रहा था ये बुलवाए, मैं तो सीधा विषय पर जा रहा। मान्यवर, 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। एक प्रकार से इसको घर मिल गया, घर में बिजली मिल गई, घर में पानी मिल गया, घर में शौचालय मिल गया, घर के ऊपर सोलर पैनल लगने लगा, इसको 5 लाख तक का बीमा मिल गया, 5 किलो अनाज मुफ्त मिल गया। अब गरीब को ये सब मिल तो गया, मगर इसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या ये आई मान्यवर कि पहले इसका पूरा जीवन, पीढ़ियों तक 365 दिन जिन चीजों के लिए जाता था, वो सारी चीजें मोदी जी ने 10 साल में समाप्त कर दी। अब वो क्या करे, उसके लिए तो कोई काम ही नहीं बचा। अब वो गरीब को मान्यवर, इनकी बात सही है। ये भौतिक संपदा की जो बात कर रहे हैं, देश में ढेर सारे लोगों को ये मिला है, मगर विचारों का दारिद्र्य आज भी खलास नहीं हुआ है। अभी मेरे सामने बैठा है, वैचारिक रूप का दारिद्र्य का नरेंद्र भाई के पास ही इलाज नहीं है। मान्यवर, ये विचारों की जो गरीबी है, इसको तो हम कैसे मिटा सकते हैं? वो तो पार्टी की हायरार्की में ऊपर से नीचे आती है, अब ऊपर ही नहीं है। हमारे गुजरात में कहावत है कि कुएं में भी नहीं है तो खेत में कहां से आएगा। मान्यवर, ये वैचारिक दारिद्र्य का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मान्यवर, ये गरीब के सामने एक समस्या आ गई कि अब क्या करना। मुफ्त अनाज मिल गया, बिजली का कनेक्शन आ गया, गैस आ, इसके लिए वो संघर्ष कर रहा। अब उसको आगे बढ़ना है, कुछ उद्यम करना है, देश के विकास में अपना योगदान देना है, मगर उसके पास पूंजी नहीं है। बेचारे के पास पूंजी नहीं है। पूंजी नहीं है तो वो कैसे करे? और मान्यवर, पूंजी बगैर के व्यक्ति को उद्यमिता के साथ जोड़ने का एक ही रास्ता है, कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसके माध्यम से 100 रुपए की पूंजी के मिलाकर करोड़ों लोग साथ में आकर अपना उद्यम कर रहे हैं, सम्मानपूर्वक जी रहे हैं, स्वरोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं और स्वरोजगारी के माध्यम से देश के विकास में अपना योगदान भी दे रहे हैं। मान्यवर, ढेर सारे अर्थशास्त्रियों के हिसाब से देश के अर्थतंत्र का एक मानांक जीडीपी है। इसको मैं भी स्वीकार करता हूं। जीडीपी एक बहुत बड़ा मानांक होता है देश के अर्थतंत्र की स्वास्थ्य बताने का, मगर भारत जैसा देश जहां 130 करोड़ की आबादी है, इसके साथ जीडीपी के साथ साथ रोजगारी भी बड़ा माध्यम है। मान्यवर, रोजगारी भी बड़ा माध्यम है और सहकारिता क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो 130 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से देश के विकास के साथ भी जोड़ता है और अपने सम्मान की भी रक्षा कर सकता है।